नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का प्रेस वन टेलीविजन के कार्यक्रम डियर डॉक्टर में। आज का यह एपिसोड मेरे लिए काफी खास और प्रेरणादायक है क्योंकि आज की हमारी मेहमान है नेशनल मेडिकल कॉलेज और मकालू के सामने स्थित वीरगंज हार्ट क्लिनिक की मशहूर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मधु गुप्ता। मैम, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि कार्डियोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आज भी मेल डोमिनेंट या पुरुष प्रधान कह सकते हैं। उसमें आपके जैसी प्रतिभाशाली स्त्री का अपना इस कदर नाम बनाना पूरे महिला समाज के लिए गर्व की बात है। थैंक यू। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके एक्सपर्टीज हार्ट हेल्थ के बारे में। तो मैम, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आमतौर पर देखी जाने वाली जो दिल की समस्याएं हैं तो उनकी शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं? जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग अगर देखें तो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, है ना। हार्ट रिलेटेड, चाहे वो हार्ट अटैक हो या हार्ट से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सो वर्ल्ड वाइड ही नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, चाहे कैंसर से भी ऊपर। और महिलाओं में अक्सर ये माना जाता है कि महिलाओं में दूसरा कारण जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया या लंग कैंसर हो गया, लेकिन स्टिल हार्ट अटैक इज नंबर 1 कॉज इवन इन फीमेल्स। सो बहुत सारे, अब जैसे कि महिलाओं में, अगर मैं खुद महिला हूँ और जैसे आपने बोला कि बहुत कम कार्डियोलॉजिस्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये एक मेल डोमिनेटेड रूम है, सो इसमें एक अपना स्ट्रगल है ही। लेकिन अब जैसे लक्षण का बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों में अगर हार्ट अटैक का बात करें तो चेस्ट पेन सबसे मेजर, चेस्ट पेन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स मेल को परसीव करे वही सिम्टम्स फीमेल में भी आए। 45% ऑफ द पेशेंट, फीमेल पेशेंट स्पेशली, जैसे कि चलो सीना में कस के दर्द हुआ, ओहो ऐसे सब पकड़ के आए और रेडिएट कर रहा है, जॉ लाइन में पीछे जा रहा है, हाथ में जा रहा है, तो अक्सर उसे हम लोग हार्ट अटैक मानते हैं। महिलाओं में भी ये कॉमन है, लेकिन महिलाओं के लिए जैसे ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही। महिलाओं जैसे चक्कर लगना, हम लोग इसको अपने भाषा में एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं। किसी को नोजिया होना, वॉमिट नहीं होना लेकिन मन मचलना, या बैक में पेन होना, या शोल्डर में पेन होना, बैक साइड में पेन होना, लेथार्जी फील करना, अच्छे से नींद नहीं आना, सडनली जो उनका नॉर्मल रूटीन है उसमें कोई ना कोई दूसरा तरीके से सिम्टम्स हो सकता है। चेस्ट पेन नहीं हो, या इपिगैस्ट्रिक पेन विच इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट, जो अक्सर महिलाओं क्या होता है कि इग्नोर कर जाती हैं कि अरे गैस्ट्रिक है, एक दवा ले लेती हैं गैस बोल के, और फिर तो ये नहीं है कि आज सिम्टम्स नहीं है इसका और आज हुआ कल नहीं है तो फिर नहीं होगा। ये हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण हो सकता है। ऐसे ही बात करें तो अब बात रोग, मोटू का बात रोग, हार्ट, वो बहुत कॉमन है। हम लोग लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से, जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, जो भी साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, उसमें मोटू का बात रोग यानी र्यूमेटिक हार्ट डिजीज बहुत कॉमन है। देयर आर मेनी स्टडीज़, बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं जिसमें से हम लोग अभी भी स्टिल वी आर डिटेक्टिंग। एंड जैसे बार बार टॉन्सिल होना, फेरेंजाइटिस होना, ईयर का इन्फेक्शन होना और प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण बच्चे लोग में अक्सर 8 to 15 ईयर्स में, स्पेशली मेन अगेन फीमेल्स और लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में ये सही कॉमन देखा गया है। तो इस जाके लॉन्ग रन में लेटर ऑन इन लाइफ दे कैन डेवलप लाइक सांस दम फूलना, सांस में दिक्कत होना, या दिल का धड़कन बहुत तेज चलना, चलते वक्त जैसे सीढ़ी चलते वक्त शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी एकदम फटीग फील करना या सांस फूलना, ऐसा सिम्टम्स लेके आ सकते हैं। तो उस सब चीज़ को लेके भी हम लोग को थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। अच्छा जी। तो मैम, हार्ट अटैक के बारे में तो लोग अक्सर सुनते हैं, पर र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ आपने एक नई बात की और आप कह रही हैं कि 8-10 वर्ष 15 वर्ष की उम्र में ही ये टॉन्सिलाइटिस फेरेंजाइटिस के इन्फेक्शन से हो जाता है।
तो मैम वैसी अवस्था में, वैसे उम्र में इसको सीरियसली लेना चाहिए, ऐसे इन्फेक्शंस को एकदम सीरियसली लेना चाहिए। टाइमली उसको डॉक्टर को, अपने जो भी डॉक्टर हैं वहाँ पे, वो उनको दिखा के एक प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स होता है जो उसको लेना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली जाके वाल्व को इन्वॉल्व करता है। और ये नहीं है कि आज मुझे टॉन्सिल हुआ तो मुझे 10 साल या 20 साल के बाद या 50 साल के बाद कुछ नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं हार्ट का जो वाल्व होता है उसको इन्फ्लेम करता है, उसको इन्फेक्ट करता है, और बाद में जाके जैसे हार्ट का वाल्व सिकुड़ना, बहुत उसका जो ओपनिंग होता है वो सिकुड़ जाना, या जो वाल्व में कुछ और समस्या हो के बंद अच्छे से नहीं हो पाना, फ्यूचर में जाके पेशेंट को और ज़्यादा दिक्कत होता है। और उसको हम लोग अगर टाइमली, जैसे स्कूल लेवल में ही अगर स्क्रीन करके अगर हम लोग पता कर सकें, या प्रॉपरली वो लोग एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के, हर एक बच्चे को, मुझे क्या लगता है कि हर एक बच्चे को एनुअली हर एक स्कूल में ये इको स्क्रीनिंग होना चाहिए, RHD स्क्रीनिंग होना चाहिए, ताकि टाइमली पता चल जाए। और हमारे नेपाल सरकार के तरफ से क्या है, कोई भी बच्चा यदि 15 साल के नीचे है तो उसका सारा ट्रीटमेंट खुद नेपाल सरकार फ्री में करते हैं, गंगालाल में, मनमोहन में। तो ये बस हम लोग को थोड़ा चेतना का ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने, मैं भी इस बात से वाकिफ नहीं थी। बच्चों के लिए स्क्रीनिंग, एको स्क्रीनिंग, खास करके हम सोचते हैं कि 50-55 वर्ष के बाद ये दिल की समस्या, एक्चुअली ये बच्चों में नहीं, इवन प्रेग्नेंट लेडी, मेनी ऑफ टाइम्स जैसे हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि जो हम लोग जो ये तराई वेग में क्या है कि पेशेंट लोग उतना अवेयर नहीं है उतना कि मुझे क्या हो रहा है। किसी को धड़कन तेज हो रहा है तो उसको दूसरा तरीका से लेते हैं, सांस में सांस फूल रहा है तो उसको, अरे तुमको कमजोरी हो गई होगी, थोड़ा खा पी लो, बहुत दुबली हो, खा पी लो तो ठीक हो जाएगा। और वही पेशेंट जब शादी हो जाता है, प्रेगनेंसी होके जब डिलीवरी के टाइम या आफ्टर डिलीवरी, वही एक ही बार ICU में एंड होती है। जब हम लोग उसको स्क्रीन करते हैं तो देखा जाता है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज है सीवियर, एंड बहुत सारे फीमेल्स, बहुत सारे महिलाएं इसी कारण अपना जीवन भी लॉस कर रही हैं। सो ये ज़रूरी है कि कोई, नॉट ओनली चिल्ड्रंस, इवन जो भी फीमेल पेशेंट है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, तो उन लोग को एक इको स्क्रीनिंग ज़रूर करवाना चाहिए। जैसे हम लोग थायराइड फंक्शन टेस्ट या CBC, HbSAg करवाते हैं, सेरोलॉजी वैसे ही इकोकार्डियोग्राफी अगर हम लोग मैंडेटरी कर दें तो शायद हम लोग बहुत सारे डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि उसके अनुसार हम लोग, मान लो एक फीमेल है, प्रेग्नेंट है, और उसका आज इको स्क्रीनिंग हो गया और सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस RHD निकला, तो कम से कम गायनोकोलॉजिस्ट भी प्लान कर सकती है कि चलो नहीं, ये रिस्की पेशेंट है, हाई रिस्क पेशेंट है, इसको हम लोग को CS प्लान करना चाहिए रादर देन वजाइनल डिलीवरी। सो इससे उस लाइफ को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारे मदर्स को हम लोग डेथ से प्रिवेंट कर सकते हैं। मैम, तो आपने बात की कि प्रेगनेंसी में कैसे ये रूमेटिक हार्ट डिजीज एकदम एक्सैसरबेट हो सकता है, ICU तक पहुंच सकती है लेडीज। तो मैम, प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का, इसका और क्या क्या दिल के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? बहुत सारे स्वास्थ्य हैं। पहले तो क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही होता है। सी देयर इज a life within a life, there is two life, so and it's the heart, it's the heart that is compensating both the life. So physiological changes जैसे 3 महीना, 6 महीना और 9 महीना, तो उसका अपना चेंजेस है ही। कभी जैसे पाँव में सूजन आ जाता है लेटर प्रेगनेंसी में, वो नॉर्मल है, वो सब नॉर्मल है। दैट इज थोड़ा पाल्पिटेशन फील करना, थोड़ा अगर यूट्रस का साइज़ बड़ा है, लेट टर्म प्रेगनेंसी हो गया तो थोड़ा सा सांस में दिक्कत आना, वो सब सामान्य चीज़ है। फिर भी उसको एक बार, जैसे मैं पहले भी बोली कि उसको एक बार इवैल्यूएट कर लेना चाहिए। रह गया कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी प्रेगनेंसी सिंपल नहीं है, कोई भी प्रेगनेंसी सिंपल नहीं है, डिजीज नहीं है लेकिन सिम्टम फ्री भी नहीं है।
तो क्या है कि अब जैसे प्री एक्लेम्सिया, बहुत सारे फीमेल का जैसे बीपी बढ़ जाना, जेस्टेशनल हाइपरग्लाइसीमिया, और वो 50% ऑफ द फीमेल का इम्प्रूव हो जाता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, लेकिन 50% में वो नहीं भी हो पाता है, और लेटर ऑन दैट इज अ ग्रेट रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सिमिलरली पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें अगर हार्ट कोप अप नहीं कर पाया फिजल, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट बड़ा हो जाता है, थोड़ा चैम्बर डायलेट्स हो जाते हैं, और जो पंप का पावर होता है वो भी वीक हो जाता है। तो उसमें भी लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 6 मंथ ऑफ पोस्टमार्टम बोलते हैं हम लोग, लैक्टेशन पीरियड। तो इस ड्यूरेशन में भी जैसे पेशेंट आते हैं शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होके, पल्मोनरी इडिमा में, फ्लैक्स पल्मोनरी इडिमा में आते हैं, तो इस तरह के पेशेंट में भी दिस इज वन ऑफ द dreaded complications sometimes. कभी लाइफ एंड डेथ, दे आर स्ट्रगलिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ, सो अर्ली डायग्नोसिस अगर हो पाए तो वी कैन सेव मेनी लाइफ्स। और अगेन इसमें अगर पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी हुआ तो अगेन 50% आर रिवर्सिबल एंड 50% आर नॉट। सो उस वक्त भी मान लो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपको प्लान करना है किसी कोई भी पेशेंट को, तो उसके लिए अपना एक टीम अप्रोच है, गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, फैमिली, क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट है, इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सब कुछ सबको समझना पड़ता है। जैसे इट इज अ टीम अप्रोच। तो और जो रूमेटिक हार्ट डिजीज, एज आई सेड अर्लियर, ये नहीं है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया तो दे कैन नॉट बी प्रेग्नेंट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, लेकिन दे हैव टू गो फॉर इंटरवेंशन बिफोर प्लानिंग। जी, अगर अर्ली डिटेक्ट हो गया देन दे कैन गो फॉर सर्जरी एंड देन दे कैन प्लान फॉर द बेबी एंड इट विल बी सिम्टम फ्री। So that is why, and it is always risky. See, pregnancy is always risky. बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम इतनी सारी आपने समस्याएं बताई कि प्रेगनेंसी में दिल से संबंधित ये सब कुछ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो आप एक सिंपल एडवाइस हमारे दर्शकों को क्या देंगे कि गर्भावस्था में अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, दिल का स्वास्थ्य खासकर? गर्भावस्था में पहले तो सबसे ज़रूरी है, अगर कोई भी फीमेल यदि प्लान कर रही है प्रेगनेंसी, एज आई सेड बिफोर, कि जैसे आप सीबीसी, थायराइड और अपने गायनेकोलॉजी से अल्ट्रासाउंड करवाते हो, वैसे एक इको स्क्रीनिंग ज़रूर करवाइए। फिर अपना जो रेगुलर एएनसी चेकअप विजिट होता है वो ज़रूर करिए, और अपना खान पीन जैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट थोड़ा लो रखिए, प्रोटीन डाइट रखिए, जो भी आपका गायनेकोलॉजी जैसे आपको एडवाइस करती है, हेल्दी diet for healthy heart, of course, and so for fruits, vegetables, green leafy vegetables, fruits, protein ज़्यादा मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट, फैटी फूड्स ये कम, अल्कोहल, स्मोकिंग ये बिल्कुल नहीं। प्रेगनेंसी में हम लोग ये से या ऐसे भी हाँ एग्जैक्टली, दिस इज नॉर्मल फॉर एवरीवन एक्चुअली। उनको रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे कैन डू योगा, वेरियस माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज। ये नहीं है कि अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं चल नहीं सकती, मुझे भारी नहीं उठाना है, नो, दैट इज़ रॉन्ग। वो एक रॉन्ग प्रविधि है जो हमारे समाज में है, उसको हटा कि जितना आप प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करोगे, जितना एक्टिव रहोगे, आपका बेबी का हेल्थ के लिए भी वो उतना ही एक्टिव है, आपके हार्ट का हेल्थ के लिए भी उतना ही अच्छा है। अच्छा मैम, आपने बहुत कुछ बताया गर्भावस्था और दिल की समस्या ये सब के संबंध में। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल कार्डियोलॉजी में ये जो इतनी सारी प्रगति हुई है, नए उपचार देखने को मिल रहे हैं, एंजियोप्लास्टी, बाईपास ग्राफ्टिंग, तो ये सब किस तरह के उपचार हैं मैम? ये जो नॉर्मली क्या होता है, कोई भी पेशेंट अगर हार्ट अटैक, इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, वी कॉल इट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जैसे चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन होके आए, अगर ये कार्डियक चेस्ट पेन है, एंजाइना बोलते हैं हम लोग, वो है, ईसीजी में चेंजेस है, कुछ इंजाइम से कुछ टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट जो हम लोग ट्रोपोनिन आई, NCKMB वो वगैरह वगैरह होते हैं, टेस्ट करते हैं, अगर उसमें चेंजेस है तो पेशेंट को, अगर टाइम पीरियड में आए हुए हैं तो उनको तुरंत इंटरवेन करना ज़रूरी पड़ता है, बिकॉज
muscle and time, they are डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक्चुअली क्या होता है कि जो हम लोग का हार्ट है वो दैट इज सप्लाइड बाय कोरोनरी आर्टरी, तो उसी से उसको अपना ऑक्सीजन, अपना खाना, इन अ लेमैन टर्म आई कैन से सर्वाइवल के लिए मिलता। तो सडनली मान लो कि हार्ट अटैक हुआ और एक आर्टरी ब्लॉक हो गया, तो उसको सर्कुलेशन नहीं मिल पाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा हार्ट को, मसल्स को। तो फिर क्या होगा कि ऑफ कोर्स देयर विल बी चेस्ट पेन एंड ईसीजी चेंजेस तो होगा ही, लेकिन मसल डाई करना शुरू हो जाएगा, इनफैक्ट नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके अगर हम लोग उस बंद नली को अगर हम लोग खोल पाए, दैट इज the technique of saying angiography. Angiography is basically a test. वो एक टेस्ट है जो हम लोग करते हैं कैथ लैब में कि कौन सा कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है और कितना परसेंटेज ब्लॉक है और वो स्टेंटेबल है या नहीं है। उसके बाद अगर स्टेंटेबल है, like more than 70% है, then we say we have to stent it right there. तो अगर हम लोग उसको तुरंत स्टेंट कर देते हैं, विच इज कॉल्ड एंजियोप्लास्टी। तो अगर जाली डाला गया तो क्या होता है, उसका सर्कुलेशन फिर रीस्टैब्लिश्ड हो जाएगा और जो मसल शॉक में रहते हैं क्योंकि उनको वो ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं मिल, वो फिर से इम्प्रूव हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग, दैट इज वाई आई सेड टाइम एंड मसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जल्दी से जल्दी जितना जल्दी होके 1 minute is always better than 2 minutes, 2 minutes is always better than 3, 5 minutes is always better than 10 minutes. So इसमें जितना जल्दी सर्कुलेशन अगर हम लोग स्टैब्लिश कर सके उतना ही हम लोग मसल जो कार्डियक मसल्स है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि आगे चल के हार्ट फेलियर पेशेंट डेवलप ना करे और जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप ना करे। तो मैम आपने कहा कि अगर स्टेंटेबल है तो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो मैम अगर स्टेंटेबल नहीं है तो क्या उपचार उपलब्ध है इसके लिए? अगर स्टेंटेबल नहीं है तो देयर आर वेरियस टेक्निक्स अगेन दैट इज क्वाइट डीप। देयर आर मेनी टेक्निक लाइक OCT, FFR, IFR दैट वी डू। एक्चुअली वी चेक कि चलो 100% ब्लॉक है, मोर देन 70% ब्लॉक है, फिर श्योर देन हम लोग स्टेंट कर ही देते हैं। लेकिन जहाँ कन्फ्यूजन है कि इसको स्टेंट करें या नहीं करें, सो देयर आर टेक्निक IVERS एंड OCT एंड FFR एंड IFR आर देयर, जिससे हाँ सो ये करके फिर वी एनालाइज कि स्टेंटेबल है या नहीं। मान लो कि 50% है और स्टेंटेबल नहीं है, सो फॉर दोज पेशेंट हम लोग मेडिसिन जैसे ब्लड थिनर, इकोस्प्रिन, क्लोपिडेग्रोल और अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे रख के रेगुलरली फॉलो अप पे रखते हैं और उनका 6 महीना साल भर में इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट करके फिर एनालाइज करके और अकॉर्डिंगली ही उसको मैनेज किया जा सकता है। मैम आज हम खुद कैथ लैब में बैठे हुए हैं। इनफैक्ट आप जैसा कह रही थी कि कोरोनरी आर्टरीज वगैरह को आप लोग देखते हैं एंजियोग्राफी में, तो वैसा ही कुछ मैं स्क्रीन पर देख रही हूँ। आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी इसके बारे में कुछ? ये एंजियोग्राफी का एक वीडियो है। हम लोग ने एक पेशेंट का अभी कुछ समय पहले ही किया है, तो आप देख सकते हो बीच बीच में, जैसे ये लेफ्ट साइड का है, ये इसको हम लोग लेफ्ट मेन बोलते हैं, और ये LED और LCX है, यहाँ बीच बीच में एकदम थ्रेड के जैसा एकदम ओक्लूडेड। ये 99% ब्लॉकेज है, डिफ्यूज डिजीज है और ब्लॉकेज है। सो वैसे ही हम लोग राइट साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, विभिन्न एंगल से इसको हम लोग देख के फिर पेशेंट को दिखा के काउंसिल करते हैं कि आपका ये समस्या है, ये स्टेंटेबल है, ये नहीं स्टेंटेबल है, इसको मेडिसिन पे ही रखते हैं। और मान लो तीनों कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है और स्टेंट नहीं कर सकते, या डायबिटिक है या डिजीज प्रोसेस डिफ्यूज्ड है, तो उसको हम लोग बाईपास के लिए रिफर करते हैं कार्डियोवास्कुलर सर्जन के पास।
ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय के साथ साथ हमें इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you for inviting me. Plus One Television, and I'm very happy and overwhelmed for all this privilege. Thank you so much. उम्मीद है आज के इस एपिसोड से हमारे दर्शकों को अपने हृदय का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रेरणा मिली होगी, और आपकी मौजूदगी और आत्मविश्वास से मैं स्वयं काफ़ी प्रेरित महसूस कर रही हूँ। Pleasure is all mine. Thank you. इसी तरह दर्शकों जेन्युइन मेडिकल एडवाइस लेते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम डियर डॉक्टर के साथ। कैमरामैन दीपक के साथ मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए +1 4K टेलीविजन।